हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एनसीएल हेम मॉडल पेपर पार्ट 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी जाके उनको देख सकते हैं डायरेक्ट प्ले में जाके। ठीक है फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, आज हम फिर आपके लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और थोड़ा पेपर लेवल मॉडरेट है। तो कोशिश कीजिएगा सवालों को ज़्यादा करने की, और अपना स्कोर वीडियो के अंत में जरूर मुझे बताइएगा फिट कैटेगरी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं जरा विनर। तो इसमें जो है आंसर है मॉडल पेपर पार्ट 4 जो विनर लिस्ट है वो मैंने लगाई है। तो फ्रेंड, जो नंबर 1 पर आए हैं वो 3 लोग संयुक्त रूप से आए हैं। एक है आशुतोष मिश्रा, इनके 97 हैं। उपेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, इनके भी 97 हैं। और दीपक कुमार महतो, इनके भी 97 है। तो ये तीनों संयुक्त रूप से फर्स्ट नंबर पर आए हैं। सेकंड नंबर पर कौन आए हैं? सतीश कुमार, इनके 93 नंबर हैं। महेंद्र कुमार मीना 93 और जयंत कुमार 93। तो ये तीनों संयुक्त रूप से सेकंड आए हैं। और तीसरे नंबर पर आए हैं दीपक सिंह जायसवाल, इनके हैं 91 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये जो सातों स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट है, ये बहुत मेहनती स्टूडेंट है। मैं इनको देखता हूँ कि हमेशा ये इनको मैं फॉलो भी करते रहता हूँ, और ये लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर भी मेरे चैनल के, मैं देख रहा हूँ इनके अच्छी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ इनके मार्क्स हमेशा अच्छे ही आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप भी मेहनत कीजिए ताकि अगली बार आपका मॉडल पेपर जब मैं अगला अपलोड करूं तो उसमें इस जगह पे आपका भी नाम हो। ठीक है फ्रेंड, और इन 100 सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आप कितने सवाल कर पा रहे हैं, आप कितने पानी में हैं और कितने अभी तक आप जागे हुए हैं और कितना आप अंधेरे में हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। और फ्रेंड्स, ये लिस्ट दिखाने वाला ये नहीं है कि जो और स्टूडेंट हो बेकार हैं। मेरी नज़र सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, इसलिए दिखाया है मैंने। एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को कि चलो हम पढ़ रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है, आप भी अच्छा काम कीजिए, आपका भी नाम लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और मेरे दुआ तो सबके सबके लिए, जितने मेरे सब्सक्राइब मेरे चैनल पे सबको जॉब मिल जाए, मेरी दुआ तो यही है। सबको जॉब मिले, सब लोग अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने भाई बहनों को खुश रखो, बस मेरी दुआ दिल से यही है। ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप लोग को जॉब लग जाएगी वही मेरे लिए सफलता है मेरे लिए। मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। और जो मेरे साथ मेहनत करेगा, इस बात की गारंटी में दे रहा हूँ, वो पक्का जॉब निकाल लेगा। और आप भी याद रखोगे कि हाँ, कोई सर मिले थे हमको यूट्यूब पे जिन्होंने तो अच्छा हमको मोटिवेट भी किया, समझाया भी एक भाई, बड़े भाई के जैसे, और आज हम सक्सेस हैं ज़िंदगी में। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो विनर है हमारे, और जो जिन्होंने भी मेरा मॉडल पेपर सॉल्व किया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और मेहनत करते रहिए। जिनके कम मार्क्स आए हैं तो उनको होपलेस होने की जरूरत कभी नहीं है, उनको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अपनी और मेहनत करो ताकि आप इनको बीट कर सको, आपके भी मार्क्स अच्छे आएँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है 100 क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं जो ऐसे एग्जाम में आएगा आपके, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए आप मेरे साथ शुरुआत कीजिए सवालों सॉल्व करने की। जय श्री राम, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी कौन है? तो फ्रेंड कौन है? सबको पता होगा, सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 यानी इसी महीने में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 148, ऑप्शन नंबर है। और भारत ने बहुत अच्छा सुधार किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है इसमें, कि पहली बार आया 150 के अंडर में हमारी रैंक आई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 15, ऑप्शन नंबर ए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग में, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। तो उन्होंने 6वां पदक जीतकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया था भारत के लिए। इसीलिए ये क्वेश्चन अभी तक आता है एग्जाम में, है तो 2018 का, लेकिन 2019 और 2020 में काफी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नई दिल्ली में स्थित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है इरेडा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में। और इरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा तो देख ले, लॉजिक जोड़ते हैं फटाफट। 5, 11, 23, 47, 95। अब आपको देखो देखो पता लग रहा होगा, ये 5 दूना 10 और 11 यानी गुणा 2 प्लस 1 की सीरीज चल रही है। 11 गुणा 2 प्लस 1 ऐसी आगे चल रही है। तो 95 गुणा 2 करें कितना आएगा, 95 गुणा 2 कर दो तो ये आएगा 190, और एक ऐड कर दो कितना आ जाएगा 191। 191 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुद्रा यूएस है, तो यूएस क्या है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं, तो फ्रेंड जो पंकज आडवाणी हैं ये भारत के बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये बिलियर्ड्स में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार को सुनना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है, तो फ्रेंड न्याय का घंटा किसने लगवाया था, तो वो लगवाया था मुगल शासक जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं तो कितने बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ये तो कंप्यूटर क्वेश्चन है और आप लोग यूज करते रहते हैं डाटा वगैरह, तो आपको पता होगा 8 बिट्स मिलके 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता, कितनी बार चिल्ला चिल्ला को बताया है मैंने हमेशा इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कब जीता था, 1913, और ये पहले ही भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती, तो वायरस के कारण कौन सी नहीं होती, इन्फ्लुएंजा ये वायरस से ही होती है, हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, जो पैरों का दाद होता है किससे होता है, ये होता है कवक से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वायरस से नहीं होता है, जिसमें इसके दांत वगैरह बीमारी हो जाती है, लोगों को शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, रिंगाड़ वगैरह फिर लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी खेल जोड़ी में कौन से का गलत मिलान किया गया है, तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में एक जो मिलान है वो गलत किया गया है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, बिल्कुल सही बात है। मिताली राज क्रिकेट, ये भी सही बात है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ये भी सही बात है, लेकिन विनेश फोगाट ये टेनिस की नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो विनेश फोगाट किसकी है, विनेश फोगाट है कुश्ती की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपने देखा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, की कमी से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से ही ये बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये ज़्यादा जो बीमारी होती है फ्रेंड रिकेट्स की बीमारी, ये ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में होती है, क्योंकि वहाँ आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी बहुत ना के बराबर ही पड़ती है, यही रीजन होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो फ्रेंड गोल्डन फाइबर के नाम से जूट जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड जो सेलुलर जेल थी इसी को काला पानी की सजा बोला जाता था, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी सेलुलर जेल में जब लॉर्ड मेयो गया था निरीक्षण करने के लिए, तो वहीं पे कैदियों ने इसकी हत्या कर दी थी, तो ये क्वेश्चन एक आता है ना कि ऐसा कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो वो थी लॉर्ड मेयो, और इसी ने पहले जनसंख्या भी इसी ने करवाई थी, तो लॉर्ड मेयो थी, इसी की हत्या यहीं पे हुई थी, ये सेलुलर जेल में इसकी हत्या कर दी थी कैदियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों में चुना जाता है, तो फ्रेंड्स आप सबको पता है राज्यसभा में जो चुना जाता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो फ्रेंड जो एड्स दिवस है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था, तो सबको पता है हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और ये था नाजीवादी, कहाँ का था, जर्मनी का, ऑप्शन नंबर टी, ये पूरे विश्व पे राज करना चाहता था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी,
तो फ्रेंड जो पानीपत की लड़ाई थी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का खात्मा हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो ये हुई थी 1526 में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो फ्रेंड जो अतुल्य भारत है यानी इनक्रेडिबल इंडिया, आपको समझिए ये किसकी टैगलाइन हो सकती है? पर्यटन मंत्रालय की, टूरिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो फ्रेंड पंचतंत्र बड़ी फेमस किताब है, एग्जाम बहुत आती है, इसको लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो फ्रेंड सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा नाम है, कहाँ गया, प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जिसको आप बीरबल बोलते हैं, अकबर बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी होगी आपने, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो वो था महेश दास। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक खास श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, लाइकेन, फन, पौधे और जंतु। तो फ्रेंड जो अपघटक काम कौन कौन करता है? तो बैक्टीरिया होते हैं जो अपघटन करते हैं और कवक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग, कहते नहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम चेंज होते जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय का एक परिमाण है। तो फ्रेंड तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? एक्चुअली टिमटिमाते नहीं है, वो एक फिनोमेना होता है फिजिक्स में, आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाट सेकंड किसकी एक इकाई है? तो फ्रेंड जो वाट सेकंड है ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ बंबई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी? तो आप सबको पता है 3 विश्वविद्यालय एक साथ हमारे भारत में बने थे। एक तो बॉम्बे विश्वविद्यालय था, एक कोलकाता था और एक मद्रास था, जो आज मद्रास को हम आज वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये वुड डिस्पेच रिपोर्ट आई थी, इसके आधार पर इनको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो फ्रेंड जो भारत माता पेंटिंग है ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रभावित होती है को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ यानी एएमयू, जिसको आज बोलते हैं एएमयू, की स्थापना किसने की थी? तो ये जो एएमयू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिए क्वेश्चन को ये। अगला क्वेश्चन आप मैथ का आगे है, पी क्यू और आर में 4200 रुपए 4-2-1 के अनुपात में बांटे गए, तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पी को मिला होगा कितने बांटा है? पी क्यू आर में बांटा, कितने बांटा है? पी को 4 मिला है, क्यू को 2 मिला है, आर को 1 मिला है। हमसे क्यू का हिस्सा पूछा है, तो क्यू का हिस्सा कितना है? 2 है। कितने में? 4 2 6 7, 7 में। और टोटल कितना है? 4200 रुपये। काट दो, 7 6 42, 6 दूनी 12, 12 आ गया, यानी 1200 रुपये। ठीक है, यहाँ 2 डबल जीरो तो आएगा, 600 दूनी 1200, 1200 रुपये। राइट हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कितना करा चुका हूँ, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, T2 के पास केक का 7/9 है। ठीक है, उसने उसमें से 4/9 अपनी बहन को दे दिया, उसके पास कितना बचा है? तो T2 है, इसके पास 7/9 केक है और इसने इसमें से 4/9 इसमें दे दिया। अब मान लो कि 5 टॉफी है, सिंपल वे में लीजिए आप इसको, आपके पास 5 टॉफी है, आपने अपनी बहन को 3 टॉफी दे दी है, तो आपका कितनी टॉफी बचेंगी? 2 टॉफी बचेंगी। कैसे निकाला आपने? माइनस करके। तो जो है उसमें से 4/9 दे दिया, जो दे दिया उसको निकाल दो, बचा वो अपना पा जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? नीचे ले लो एल्सियम 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ भी 4, तो आ जाएगा 7 4 आ गया 3, 3/9। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 ऑप्शन में है बी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सा सवाल है फ्रेंड्स, एक आयताकार पार्क की लंबाई
और चौड़ाई क्रमशः 125 मीटर और 160 मीटर है। पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड, और इस टाइप के सवाल आपको इस बार देखने को पक्का मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो इन सवालों को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, आयत तो आपको पता होगा, आयत ऐसा होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। इसमें क्या कह रहा है, लंबाई कितनी है, 125 मीटर है, ये लंबाई है 125 मीटर, और चौड़ाई है 160 मीटर, ठीक है, मीटर मीटर। तो क्या पूरा पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरी परिधि है, ये हमको पूरी बतानी है, इसकी परिधि टोटल कितनी है ये। क्षेत्रफल तो आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, आप गुणा करते हैं आपका आंसर आ जाता है। लेकिन पूछा परिधि, तो परिधि के लिए एक सूत्र होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। परिधि अगर आयती निकालनी तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, बस इसको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब करके देखें, देखते हैं बिल्कुल। 125 और 160 तो करते हैं। तो कितनी थी, 2, लंबाई कितनी थी 125, चौड़ाई थी 160, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 का 5, 6 2 8, 1 1 2, ये तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगाए, 2 8 16, और एक 17 का 7, हासिल लगाए 2 4 और एक 5, 570 मीटर। तो कहाँ पर है, 570 मीटर, ये रहा देखो 570 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देखो 570 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर परिधि पूछेगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको इतना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आयत के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रहीम उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, और फिर दोबारा से दाईं ओर और अंततः बाईं ओर जाता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो फ्रेंड रीजनिंग क्वेश्चन है, दिशा डायरेक्शन से, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले क्या कह रहा है, रहीम उत्तर की ओर चलता है, तो मैं उत्तर की ओर चला दिया। उसके बाद फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, तो अपने दाएं मुड़ा दिया, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, तो फिर दोबारा दाएं मुड़ा दिया, और अंततः बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए उसका पॉइंट यहाँ शुरू हुआ है, खत्म कहाँ पर है, यहाँ बताओ वो किस दिशा में चल रहा है। देखिए किधर चल रहा है, ये पूरब में चल रहा है, इधर पूरब होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरब, पूरा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर 2000 के मूलधन के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितने बार बताया है, वापस बताया तो, PRT बट्टे 100। तो जहाँ P क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 2000, गुणा R कितना है 4, समय है 2 बट्टे 100। तो 2 0 2 0 से कट जाएंगे, कितना बचेगा, 20 चौके 80, 80 दूनी 160, तो 160 रुपये आ जाएगा आंसर, 160 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, नहीं, दुकानदार को 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ लिया तो हमें पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य भी तो पता होना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने 80 वस्तु का दाम बता दिया कि 2400 रुपये में कोई व्यक्ति 80 वस्तु ला रहा है, तो एक वस्तु दाम कितना होगा, एक वन का CP कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2400 बट्टे 80, 0 0 कट गया, कितना आएगा 8 या 24, 30, यानी एक वस्तु का दाम कितना है 30 रुपये, 16% लाभ कमाना है, तो 30 का 16% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16% निकाल लेते हैं, SP निकालो, SP हो जाएगा 30 का 16%, यानी 116 लाभ है, तो 116 कर देंगे बट्टे 100, ठीक है। पहले तो 1 0 से 1 0 काट दो, कट गया हमारा। अब देख लो 116 दिया कितना होता है, 100 दिया 3, 16 3 48, तो आएगा 348, 10 है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, 34 रुपये 80 पैसे का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में भी आ तो रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व कर देता हूँ उसको, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा उड़ा करके 348 बट्टे 10। अब देखिए एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगे 34.80, यानी एक जीरो हट 34.80 रुपये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 30 रुपये की वस्तु को जब 34 रुपये 80 पैसे में बेचेगा
तो उसको तब जाके उसको 16% का लाभ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 95 है, यदि पहली दूसरी से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड देख लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर ऑप्शन से आप मत कराया करिए, पूरा मेथड से कराया करिए। तो आज मैं आपको पूरा मेथड से सवाल कराऊंगा, ऑप्शन से भी सिखाऊंगा मैं, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड जैसा इस तरह के सवाल मैंने कहा था, जैसा वो बोले ना बस उसको फॉलो कर लो, आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, अपने आप, बिना मेहनत के। तो हम पहली संख्या, दो संख्या मान लेते हैं कि दो संख्या है तो दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं एक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 अधिक है, दूसरी जाएगी x-15। ठीक है। और इनका योगफल तो दे रखा है 95, तो इन दोनों का योगफल कर दो 95। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 15 हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 95 5 100 110, 110 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 55। अब आप देखें ऑप्शन है, देखो 55 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी देखिए 40 55 दे रखा है, तो आपका आंसर तो ऑटोमेटिक आ ही गया। लेकिन अब आगे भी कैसे करेंगे, जब x का मान 55 आ गया है तो हमें दोनों संख्या बतानी है ना, क्योंकि हमें तो दोनों संख्या बतानी है। तो 55 आ गया। अब आपको देखिए 95 योगफल था, जब एक संख्या 55 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 40 होगी। 55 40 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो बताइए सॉल्व करने की जरूरत है कुछ उसको, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं होगा तो आप एक्स का मान यहाँ रख लीजिए, एक्स का मान आप यहाँ रखिए। एक्स का मान कितना है, x-15 आप जब करेंगे तो 55 - 15 करेंगे कितना आएगा, यहाँ अगर आप रखेंगे तो x-15, दूसरी संख्या कितनी है, x-15 है। पहले संख्या तो निकल आई हमारी, हमने पहले संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या हमने x-15 मानी थी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x-15 यानी 55 - 15, घटाएं कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 ऑप्शन है ना, 40 55 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चार विभिन्न घंटियां, ये सवाल बहुत अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग में सवाल है फ्रेंड्स। ऐसा सवाल देखना पक्का आपको देखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से देखना सवाल कैसे क्या जाता है। चार विभिन्न घंटियां क्रमशः 5 6 8 और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे शाम 4 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर दोबारा एक साथ वो कब बजेंगी। इस तरह के सवाल ऐसे ही आते हैं। इस तरह सवाल कुछ नहीं करना होता है, बहुत कठिन सवाल नहीं होते, बहुत ईजी सवाल भी होते हैं। अगर सीख जाओगे तो ईजी है, नहीं सीख पाओगे तो कठिन बहुत है। तो फ्रेंड जो भी दिया होता है ना उसका पहले निकाल लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, 5 6 8 10 का एलसीएम निकाल दो। ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 5 से काट दो, 5 कम 5 3 4 1। अब 4 3 तो किसी नहीं कटेंगे, तो 4 3 आपस में कट जाएंगे, तो कितना होगा, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 दूना 120, यानी इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 120 मिनट। इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। तो ऊपर लिखा है ना मिनट में, तो मिनट में आंसर आएगा। अब देखो आप सबको पता है 120 मिनट का मतलब कितना होता है, एक घंटे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 120 में कितने मिनट घंटे होंगे, 2 घंटे। यानी 2 घंटे बाद दोबारा वो एक साथ बजेंगी। तो पहले कितने बार एक साथ बजी थी, 4 बजे बजी थी। तो अगली बार कितने बार बजेंगी, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, यानी अगली बार वो 6 बजे शाम को एक साथ फिर बजेंगी वो। तो राइट आंसर होगा शाम 6 बजे। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है फिर से बता देता हूँ, जो भी दिया हो, मिनट में दिया है तो मिनट में, सेकंड है सेकंड में, उससे आप सबको लेके चलना है। यूनिट का ध्यान रखना है बस आपको यहाँ पे। उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम, लासापा, हिंदी में बोलते हैं लासापा। लासापा जो भी आएगा उसको कन्वर्ट कर लीजिए और जो भी समय दिया हो उसमें ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, 1 वर्ष पहले साक्षी और शताक्षी की आयु का अनुपात 6:7 था। ठीक है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। ये 4 वर्ष के बाद हो गए, तो फ्यूचर की बात कर दी। शताक्षी की आयु कितनी है, अभी वर्तमान की आयु पूछ रहा है, वर्तमान की आयु की बात करी है इसने कहीं पे। देखो पहले स्टेटमेंट इसने 1 साल पहले की दी है, दूसरे स्टेटमेंट में 4 साल बाद की दी है। तो यानी इनके बीच में ही तो वर्तमान आयु घूम रही है, यानी भूतकाल भविष्यकाल के बीच में तो वर्तमान काल है। तो करते हैं हम इसको, साक्षी को हम एस मान लेते हैं, शताक्षी को हम एस टी मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो पहले कितना, 6:7, ये कितने वर्ष पहले था, ये 1 साल पहले था, -1, और 4 साल के बाद यानी +4, +4 साल का कितना हो गई इनकी, 7:8। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आने कितना समय लगा है, 1 साल तो वो लगा पीछे वाला, 4 साल ये लगा, यानी 5 साल में ये रेशो चेंज हुआ है इनका। टोटल 5 साल हो गया ना, 4 साल बाद 1 साल पहले, टोटल कितना 5 साल का गैप हो गया है।
और कितना गैप हुआ है, 6 से 7 हो गया, ये 7 से 8 हो गया, यानी 1 रेशो बढ़ा है, यानी 5 साल जो है वो 1 रेशो के बराबर है। ये हमको यहाँ से पता लग गया। अब हमको तुम करते हैं इसको आगे, इरेज कर दो, ये इसको इरेज कर दो इतना। तो हमको ये पता लग गया जो एक रेशो है, रेशो 1, वो 5 साल के बराबर है। ठीक है, एक रेशो के लिए 5 साल आ गई है। अब आप इस एक रेशो, ये सब रेशो में दिए हुए हैं, किसी में भी इसकी वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बस याद रखना, आपने जहाँ रखा है वो स्टेटमेंट को याद रखना बस। अगर आप पहले स्टेटमेंट रखते हो, किसकी आयु पूछी, शताक्षी की, तो पहले स्टेटमेंट में इसकी आयु कितनी, 7 रेशो है, तो 7 रेशो पहले कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35। लेकिन ये भी रखना कि 1 साल पहले की है, तो हमको वर्तमान में आना है, तो हमको 1 साल आगे बढ़ना पड़ेगा। 35 + 1 = 36, यानी +1 हमको करना पड़ेगा, वर्तमान आयु निकालने 36 साल, यानी शताक्षी की जो आयु है 36 साल है। 36 साल ऑप्शन बी दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप दूसरी स्टेटमेंट रखते तो ये 4 साल बाद की दी हुई है, तो 7×8 = 56 हो जाता, 56। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी है, सॉरी 8×40 40 हो जाता। और 40 4 साल बाद की है, तो 4 साल हम कम कर देंगे तो वर्तमान में हम आ जाएंगे, क्योंकि वो तो भविष्य की होगी। 4 साल, 4 साल कम करोगे, 40 में 4 घटाओ 36, फिर भी आपका 36 ही आएगा। देखो दोनों स्टेटमेंट, बस ये रखना है जिस स्टेटमेंट में आप रखोगे उसको वो ये रखना है कि ये दिया कब का है। जब दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ये 4 साल बाद का दिया है, पहला स्टेटमेंट 1 साल पहले का दिया, तो उसी हिसाब से आप अपनी वैल्यू को कर लो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके नजदीक स्थित है। तो फ्रेंड जो मन्नार की खाड़ी है ये तमिलनाडु तट के नियत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था। तो फ्रेंड दीन ए इलाही की जो स्थापना करी थी वो की थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली जो ये नृत्य होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में, इसको कहा जाता है रासलीला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के डैश में अपना पहला उपदेश दिया था। तो कितनी बार चिक चिक के मैंने बताया, जब भी गौतम बुद्ध का नाम आया तो 3-4 चीज तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, वो दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए। और कुशीनगर में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्व समझते हैं ना, जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और ये बड़ी हानिकारक होती हैं हमारे लिए। तो फ्रेंड इसमें कौन सा है, आर्गन तो नहीं है, एंटीमनी भी नहीं है, आर्सेनिक भी नहीं है, तो हमारा उपधातु हो गया, आर्गन हमारी उत्कट गैस होगी, तो बचता कौन सा, एक्टिनियम। यही आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो कौन करता है, वो करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एडमिरल डैश द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया गया, यानी वर्तमान में हमारे नेवी के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल कौन है, उनको एडमिरल बोला जाता है, वो है करमबीर सिंह। राइट आंसर है करमबीर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित है। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 3 टाइप की आपात स्थिति बताई गई हैं। एक है 352 अनुच्छेद, एक है 356 और एक है 360। ठीक है, 360 किससे, ये वित्त से, यानी पैसे से लेके। 356 आप सुनते ही रहते होंगे, जब किसी राज्य में वहाँ का सरकारी तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। 352 कब, जब कोई बाहरी आक्रमण वगैरह हमको लगता है बाहर से हमको ये असुरक्षित, जैसे चाइना का वार चल रहा है, तो उस स्थिति में 352 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। जिसको कौन लगाता है, सबको पता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है। तो फ्रेंड ये जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है हिमाचल प्रदेश में है और इसका नाम है तासिंग, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट टाइम क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो फ्रेंड वैदिक अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वो था कृषि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था। तो फ्रेंड्स सबको पता है बलबन कौन था, इन्हें 2 त्यौहार बनाए थे, एक था सिजदा, इसकी प्रथा चलाई थी, सॉरी त्यौहार नहीं प्रथा, 2 प्रथा चलाई थी, एक था सिजदा, एक था पैबोस, वो इसी ने चलाया था। ये क्वेश्चन भी आता है। और ये किसके अधीनस्थ था पहले, तो था ये नसीरुद्दीन महमूद के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजन का है, रीजनिंग का। नाविक कंपास, यानी सबको पता है जो नाविक वगैरह होते हैं वो कंपास का उपयोग करते हैं दिशा जानने के लिए। विद्यार्थी परीक्षा,
चिकित्सक स्टेटोस्कोप, पेन ऑफिसर, चित्रकला कलाकार। तो फ्रेंड इसके जैसे मिलता जुलता आंसर कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए, जिस प्रकार नाविक कंपास का उपयोग करता है, उसी प्रकार जो चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं वो स्टेटोस्कोप का उपयोग करते हैं, आपके दिल की धड़कन चेक करने के लिए, देखा होगा आपने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अन्य से भिन्न है। अभी भी रीजनिंग के सवाल है। आप देखिए डी ई एफ जी एच, ये हमारा हो गया उल्टा। देखो आप डी ई एफ जी एच यानी सीक्वेंस में चल रहा है। चलो अगला देख लेते हैं, जे के एल एम एन ओ पी, ये भी सीक्वेंस में चल रहा है। अगला देख लो आई जे के एल एम एन, ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, जैसे डबल कर देता हूँ। अब लास्ट वाला देख लो पी क्यू आर एस टी, यानी ये भी सीक्वेंस चल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये अलग है, क्योंकि एल के बाद एम आना चाहिए था, एम ना के एन आ गया, यानी दो का गैप कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए, 15, 16, 17, 25। तो फ्रेंड्स ये आई थिंक क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, से टोटल 17 बार आक्रमण किया था हमारे भारत पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वो हैं 22, जिसमें अंग्रेजी भाषा का कहीं नामो निशान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर मैथ का आ गया। मोहन एक कार को 8,000 में खरीदता है, अरे इतनी सस्ती कार 8,000 रुपये में, और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब यार जाहिर सी बात है, दोबारा अगर आप बेचोगे तो होती कीमत तो नहीं मिलती है, हानि ही होती है। अब आपको नया फोन खरीद के लाओ 10,000 का, 1-2 साल बेचोगे, उसकी कीमत 4-5 हज़ार रुपये हो जाती है, सीधे आती हो जाती है। तो वही हाल यहाँ भी हुआ बेचारे के साथ। तो आप निकालते हैं कितनी हानि हुई है इसको। तो इसने 25% हानि बेचा, इसको पकड़ो पहले। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। हानि हुई है तो मैंने हमेशा कहा था, नीचे लोग हमेशा बेस मानो। अगर 4 रुपये कोई चीज़ थी, हानि हो गई तो 1 रुपये की हानि हो गई, कितनी की होगी, अब हो गई वस्तु 3/4। ठीक है, और कार 8,000 खरीदता है, यानी जो क्रय मूल्य है वो 8,000 के बराबर है। तो ये 4 जो है ये 8,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×2 = 2,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3, यानी 2×3 = 6, इसका 3 गुना कर दो तो आ जाएगा 6,000 रुपये। यानी उसने 8,000 की गाड़ी को 6,000 रुपये में बेच दिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किसी को समस्या नहीं होगी, क्योंकि सिखा दिया है मैंने फ्रैक्शन से हल करना। अगला क्वेश्चन है, हाँ लेकिन जो लोग नए हैं उनको जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग जाकर मेरी मैथ की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सिखा रखा है कि इसको कैसे शॉर्टकट विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष के लिए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जोड़ा था इसको मौलिक कर्तव्य में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये मौलिक कर्तव्य बच्चों का, जो 6-14 साल के बच्चे उनके लिए मौलिक कर्तव्य, उनके लिए पढ़ाई पढ़ना, स्कूल जाना, ये मौलिक कर्तव्य अभी समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आते हैं हिंदी के हमारे। अब अकल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए। कहते नहीं अब तेरी अकल बड़ी कि भैंस है, तुझे क्या लग रहा है, क्या सही दिख रहा है तेरे को। जो मूर्ख होता है वो तो बोलता है भैंस बड़ी है, लेकिन जो अकलमंद इंसान होता है वो फिर आंसर समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है इंसान। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सब और विपत्ति, अपने कर्म का फल मिलता है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या आंसर लगेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि जो बंदा हट्टा कट्टा बढ़िया है तो वो अकलमंद भी होगा। कहते नहीं अक्सर हट्टे कट्टे लोगों की बुद्धि घुटने में होती है। और जरूरी नहीं जो पत्ता दुबला इंसान को दिख रहा है तो वो बुद्धू इंसान होगा, वो भैंस होगा, उसको काला अच्छा भैंस बराबर होगा उसके सामने, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो आपसे ज्यादा अकलमंद हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक बल से बड़ी बुद्धि होती नहीं। सबसे जो हमारा दिमाग हमको भगवान दिया ना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ये निरीक्षण है, ये गलत लिखा हुआ है, आपको शुद्ध रूप इसका बताना आप कैसे लिखेंगे। तो निरीक्षण को पहले मैं हमेशा आपको कहा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है उसको सही रूप में आप लिख लो पहले, तब आंसर आप मिलाना। तो निरीक्षण को हम ऐसे लिखते हैं, नी पे छोटे की मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा, छड़। अब ये ऑप्शन आप मिला लीजिए, कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन मिल गया, तो हम अगला ऑप्शन क्यों देखेंगे, राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत, अमृत सबको पता है, अमृत सब चाहते हैं, अमृत हमको मिल जाए, अमर हो जाए हम लोग। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, आम्र, आम्र सबको पता है आम का होता है। मठ, जहाँ बुद्ध वगैरह के जो लोग अनुयायी रहते हैं उनको मठ बोला जाता है। व्योम माने क्या होता है, व्योम माने आकाश होता है, ये आकाश का पर्यायवाची है। तो बचता कौन सा, पीयूष,
ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अमृत का प्रयोज्य क्या होगा, ये होगा पीयूष, व्योम आकाश का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम यानी उल्टा, जैसे सत्य का असत्य। उसके बाद फिरना, कहते हैं चलना फिरना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, हमेशा नहीं गाड़ी चला के ही चलो, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तो उससे बॉडी फिट रहती है। तो क्या होगा, पूर्ण। अब पूर्ण का फिरने का कोई मतलब लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है ना। सबल, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो बचता कौन, स्थिर। चलने का दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थिर, जो रुका रहे। फिरना माने क्या होता है, जो चल रहा है, फिर और स्थिर माने क्या है, जो रुका हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे राइट आंसर कौन सा लग रहा है आपको। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, एकदम एक्यूरेट बोल रहे हैं ना, जैसा आप नॉर्मल पूछते होंगे लोगों से जब कोई बीमार पड़ता होगा, कहते नहीं कि यार आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हो कि नहीं हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। अब देखिए फ्रेंड, समास मैंने आपको बहुत बता दिया है, ये पांचवा वीडियो है, 4 वीडियो में हमेशा मैंने समास से क्वेश्चन कराए हैं आपको मैंने। तो आई होप मुझे समझाने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, बहुत से नए लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। तो फ्रेंड चौराहा, अब इसमें देखिए पहला जो अक्षर है वो अंक को दिखा रहा है, चौराहा यानी जहां पे 4 राहें मिलती हैं, तो उसको चौराहा बोलते हैं। यानी पहला अक्षर क्या मिल रहा है, 4 को डिनोट कर रहा है, चौराहा, 4 के 4 आ रहा है इसमें। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किसी शब्द का या वाक्य का पहला अक्षर अंक को प्रदर्शित करे, तो वहां पे हमेशा कौन सा समास होता है, वहां पे हमेशा द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी। द्वंद्व समास, जैसे हम ये लिखते हैं माता पिता। तो अब जैसे ये जो डंडी बीच में आ रही है, इसका मतलब ही द्वंद्व समास। अगर द्वंद्व समास वाला, अगर माता पिता होता तो द्वंद्व समास हो जाता है, या भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी, वहां पे द्वंद्व समास होता है। बहुब्री समास, बहुब्री समास वह समास होता है जहां पे किसी अक्षर के किसी तीसरे का भेद होता है। जैसे हम बोलते हैं दशानन, तो दशानन का मतलब क्या, 10 सिर वाला। लेकिन इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है रावण को, कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन हम डायरेक्ट रावण ना बोलकर हम दशानन बोलते रहे, तो वहां पे बहुब्री समास होता है। कर्मधारय समास, तो जो कर्मधारय समास होता है, इसमें क्या होता है, जब किसी जो वस्तु वगैरह होती है उसी से विशेषता बताई जाती है, लेकिन उसका रूप या आकार नहीं बदलता है। जैसे हम बोलते हैं नील कमल, नीला है कमल, तो कमल की विशेषता क्या है, नील है, नीला है वो, तो वहां पर जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को डैश कहते हैं। वक्ता, बहुभाषी, शाकाहारी, कटुभाषी। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीग्लोट, हिंदी बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं। वक्ता कौन होता है, वक्ता जो अच्छा बोलता है, जिसको लोग सुनते हैं। बहुत सारे वक्ता होते हैं यूट्यूब पर, आप लोग फॉलो करते होंगे, मोटिवेशनल वक्ता होते हैं। शाकाहारी, जो सिर्फ साग वगैरह खाता हो, मांस का सेवन ना करता हो। और कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो, कहीं कटु कहता कितना कड़वा बोलता है यार, हमेशा यही बोलता है, कड़वा ही बोलता है, अच्छी बात तो बोलता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कटुभाषी। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है। तो फ्रेंड जो गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसकी रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड जो स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की गई है, करंट अफेयर का सवाल है, ये शुरू की गई है आपके पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है, वो जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल। तो फ्रेंड भारत कोकिला नाम से कौन फेमस है, वो है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला भी यही थी। एक होता है, 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। सबसे पहली महिला नॉर्मल पूछा, सबसे पहली महिला कौन थी, तो आप आंसर लगाएंगे एनी बेसेंट। लेकिन पूछेगा पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो आप लगाएंगे सरोजनी नायडू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो फ्रेंड जो 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, ये हर साल होते हैं, इस बार जो मेजबानी करेगा 2021 में, वो करेगा आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। और हरियाणा का बड़ा दबदबा रहता है इस गेम में, हर साल देखना बड़ा दबदबा रहता है इसका। हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, इन 3 राज्यों का बहुत दबदबा रहता है इस गेम में। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, रफलेसिया या कोई नहीं? जिसका आंसर तो आई थिंक सबको पता होगा, मैंने क्वेश्चन करा रखा है अलग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा कौन सा होता है? वो होता है वुल्फिया। लिख देता हूँ, सबसे छोटा भी कहीं बोल लेता है, जो नहीं बड़ा ही पूछे तो छोटा भी याद होना चाहिए, वो होता है वुल्फिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर मैथ का आगे। यदि एक दर्जन पेन की कीमत 180 है तो एक पेन की कीमत क्या होगी? अब फ्रेंड्स आप सबको पता है एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो एक पेन की पहले कीमत हम निकाल लेते हैं, यहाँ तो एक दर्जन पेन की कीमत दी है ना, हम एक पेन की पहले कीमत निकालते हैं क्योंकि एक ही पेन की कीमत पूछी है। तो एक पेन की सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस? 180 रुपये में खरीदा है, कितने? एक दर्जन। एक दर्जन कितने होते हैं? 12। काट दो, 12 एकम 12, बचेगा 6, 12 पंजे 60, 15। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 15 रुपये होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड। अब आप इस सवाल को कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये सवाल सिखा चुका हूँ, लेकिन कैसे घुमा हुआ सवाल पूछता है, बस है एक ही चीज लेकिन तो थोड़ा सा घुमा दिया उसने, तो एक बच्चा डर जाता है, अरे यार सर ने तो ये सवाल कराया नहीं था। लेकिन जब मैंने आपको ये चीज करा दी, उस फॉर्मूले का ही उपयोग करके, ये भी उसी फॉर्मूले से ही होगा। अब देखो कैसे होगा, दिखाता हूँ। तो पहले तो एक आयत बना के दिखा देता हूँ। ये एक आयत हो गया, क्या है? लंबाई दे दी है, लंबाई है 100 मीटर, और परिधि यानी पूरी परिधि दे दी है उसने 300 मीटर। ठीक है। तो क्या चौड़ाई पूछा है? चौड़ाई हमको नहीं पता है ना, चौड़ाई को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो करो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था परिधि का, फिर एक बार लिख देता हूँ। लिखने से ही चीजें याद होती है हमेशा रखना फ्रेंड। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई तो हमें निकालनी है हमको, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक आता है लंबाई, तो रख लो इस फॉर्मूले में, इरेज ऑल। 2 लंबाई कितनी है? 100 प्लस एक्स बराबर 300, परिधि कितनी दे रखी? 300। ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 दूनी 200 प्लस 2x तो बराबर 300। तो 2x बराबर क्या होगा? ये इधर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर है। हमने x को हम चौड़ाई माना था, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। 100 + 50 रखें कितना आएगा? 150। 150 दूना कितना हुआ? 300। 300 के बराबर हमारा आंसर आ रहा है, यानी राइट आंसर हमारा 50 ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 630 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। अच्छा ठीक है। 10% का लाभ कमा ले, वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? अब उसको लालच बढ़ गया है, अब वो 10% कमाना चाहता है, अभी तो 5% कमा रहा था, अब उसको लालच बढ़ गया है। तो ठीक है, करते हैं सवाल को। तो 630 रुपये की वस्तु है, 5% का लाभ कमा रहा है। 5 लाभ का समझते हैं, लाभ मैंने आपको बताया था, लाभ या हानि में 100 पे होती है। 5% का मतलब कितना हो गया? यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये हो जाएगी 5 × 5 5 × 20। लाभ कमा रहा है तो ऊपर एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 21/20। ये 21 किसके बराबर है? ये 630 के बराबर है, क्योंकि लाभ कमा के बेच रहा है। 630 रुपये में लाभ भी तो ऐड है ना। तो 21 बराबर हो गया 630 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 3 3 दूनी 6, ये 30। हमसे क्या पूछा था? वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड, बताइए? 20×3 = 60, यानी पुराना मूल्य, पहले पुराना हमारा क्रय मूल्य निकल आया। वैसे क्रय मूल्य कितना था वस्तु का? ये तो विक्रय मूल्य है ना हमारे पास। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20×3 = 60, इसका 3 कर देते हैं तो हो जाएगा 600। 600 का 10% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल सवाल यार। 600 का 110% निकाल दीजिए। लाभ कमाना तो 0 से 0 कटे, 0 0 कट गया, यहाँ बचा 60, 11×6 = 66, और एक जोड़ लगा दी 1100, 660 रुपये। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर आप वो 660 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो फ्रेंड विश्व बैंक के टोटल 189 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो है डेविड, फिर बता दे रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, डेविड मालपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो फ्रेंड थैलीसीमिया क्या है? ये जेनेटिक रोग होता है, और इसके द्वारा जो होता है रक्त प्रभावित हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है।
कब बनाया जाता है, देखता हूँ कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो बता देना भाई कमेंट में कब बनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो फ्रेंड्स 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁹ मीटर के। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। तो सेंट्रोकोटस के नाम से कौन फेमस था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया उसने। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, मैंने बताया था आपको, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड जो नंद वंश का संस्थापक था कौन था, वो था हमारा धनानंद, सॉरी महापद्मानंद। धनानंद तो लास्ट है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के मौर्य समाज की स्थापना की। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। ठीक है ना। और धनानंद कौन था, वो लास्ट था, इस नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और पहला शासक था महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने की थी। कब की थी, 1928 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन सी फ्रेंड, सारी मौसमी घटनाएं वगैरह जो भी होता है यही होता है सबको, वो है क्षोभ मंडल। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओजोन मंडल सबको पता है, यहाँ पे हमारी कौन सी गैस उगाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसी महीने बनाया गया था 16 सितंबर को। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, इस संकेत का क्या मतलब है। आगे कार्य प्रगति पर है, आगे रास्ता बंद है, ओवरटेक ना करें, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, एक व्यक्ति है काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आगे रास्ता कार्य प्रगति पर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इस संकेत का क्या मतलब है। अब देखिए कुछ समझिए, ये सवाल बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉमन से लगाओगे ना, यहाँ का आंसर वैसे हो जाएगा। भाई पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी आप इसका आंसर कर जाओगे वहां पे सिंबल देख के। आपको तो पता नहीं लग रहा है, देखो चल रहा है पैदल, उसको जाना मना है, यानी क्या होगा, पैदल चलना मना है, यानी पेडेस्ट्रियन आर्ट्स नॉट अलाउ। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन, प्लीज गिव डैश डेड बुक, मी, आई, यू, दे। तो क्या कहोगे आप, ये देखोगे प्लीज गिव मी डेड बुक, ये ना बोलते यार प्लीज गिव मी, मुझे यार वो किताब दे दे। तो क्या यहाँ से क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, मी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, यानी एक ऐसा जगह जो तीनों ओर पानी से घिरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये चारों पानी से घिरा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते नहीं महाद्वीप, आइलैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्शन करेक्शन, तो करेक्शन स्पेलिंग लिख लो, मैंने हमेशा सिखाया आपको, CORRECTION। अभी देख लो ये स्पेलिंग कहाँ मिल रही है, वो आंसर हो जाएगा CORRECTI, पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, जिसको हिंदी में विलोम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में भी आते हैं, से समानार्थी विलोम वगैरह सब आते हैं। तो वीक माने क्या होता है, जो कमजोर इंसान हो उसको बोलते हैं ना वीक, कमजोर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमजोर, जो बेचारा कमजोर है उसको हम वीक बोल देते हैं, कहते नहीं यू आर वेरी वीक। तो उसका उल्टा क्या होगा, कमजोर का उल्टा क्या होगा, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बस। अगला क्वेश्चन है, चूज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा, ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो वैसे भी बहुत कॉमन वर्ड है, लोग बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब, डॉक्टर से आपको, आप रोज एक सेब खाइए, कभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इस सेब में बहुत सारे चीजें होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं। थर्ड जगह एन एप्पल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सड़क किनारा लगातार एक पीली पट्टी क्या इंगित करती है। फ्रेंड देखिए पीली पट्टी दिख रही होगी आपको, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है सड़क के एक तरफ पार्किंग कर सकते हैं, सड़क के एक तरफ चलें, या पार्किंग निषेध है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है पार्किंग निषेध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब रात के दौरान सड़क पर गाड़ी पर की जाती है, पार्किंग की जाती है, पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग पार्किंग की जाती है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, गाड़ी को लॉक करना चाहिए, ड्राइवर को लाइसेंस वाले व्यक्ति को सीट पर बैठाना चाहिए, पार्किंग लाइट ऑन कर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड, उसको
उसको क्या करें, जब जब आप गाड़ी पार्क करेंगे, रात का समय अंधेरा है, तो अपनी पार्किंग लाइट ऑन कर रखेंगे, तो जो पीछे गाड़ी है उसे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, नहीं जलाओगे तो ठोक देगा लाके वो तो आपको पीछे से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग लाइट ऑन कर देना चाहिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, जब सड़क पर फिसलन सड़क का संकेत देखा जाता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? समान गति चलते रहे, गियर बदले गाड़ी को बीमा बीमा नहीं धीमा होगा, धीमा करना चाहिए, गति बढ़ा देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब भी आप देखेंगे, जब आपको पता है आगे फिसलन वाली सड़क है, संकेत आपको दिख गया, तो क्या करेंगे? आप खुद सोचिए आप क्या करेंगे, अपने ऊपर लीजिए। ये नहीं करेंगे गियर बदले, क्या करेंगे आप? गाड़ी की स्पीड कम कर देंगे ताकि वहां से गाड़ी आराम से निकल जाएगी, फिसल उसल जाएगी तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गियर बदल के गाड़ी को धीमा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत पीयूसीसी प्रदूषण पत्र की वैधता है। तो फ्रेंड, पीयूसीसी जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है, इसकी वैधता कितने दिन की होती है? वो होती है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो फ्रेंड, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज नामक योजना शुरू की है? यानी इसी महीने में कनाडा का सवाल है, किसने शुरू की है ये योजना? आपने पढ़ा होगा तो पता होना चाहिए, किसने की है? डाक विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पिनाका किसके द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है? तो फ्रेंड, जो पिनाका है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीओ सामने कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है ना। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, सतलज किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड, जो सतलज है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का फ्रेंड्स, यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? तो मैंने आप टाइम एंड वर्क के सवालों को करा चुका हूँ, तो फटाफट बता देता हूँ क्या होगा। ए और बी एक साथ मिलकर, तो यानी ए प्लस बी लिख देंगे हम। ए प्लस बी साथ में कितने दिन कर लेते हैं? 15 दिन में। बी अकेले कर लेता है 20 दिन में। फिर हमने क्या कहते हैं, कैल्शियम ले लो, 15 20 कैल्शियम क्या आएगा? 20 का मल्टीपल ऐसा लो जो 15 से कट जाए। 20 दूना 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 या 60, 15 से कट जाएगा तो 60 ले लो। तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60। अगर 60 काम है, ए प्लस बी 15 स्पीड से करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। बी 20 की स्पीड से करेगा, 60 काम कितने दिन कर लेगा? 3 दिन में कर लेगा। तो आपको पता लग गया ए अकेले कितने दिन में कर सकता है? 1 दिन में। तो आप बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 4 में 3 जाए कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 60 काम को करना है तो 60 काम कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसका टॉप क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, कट ऑफ देखते हैं। तो देखिए, कट ऑफ इस मॉडल पेपर की कट ऑफ है वो है अनरिजर्व के लिए 90 से 92, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतनी है, ओबीसी के लिए 87 से 91, एससी के लिए 85 से 88 और एसटी के लिए 82 से 85। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आप सेफ हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और उन तक जरूर पहुँचाइएगा जो गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ाई कर सकते, इनका पैसे नहीं है, तो जरूर पहुँचाइएगा। दूसरी बात, इस वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता लगे मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या एवरेज चल रही है या जय चल रही है, तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।